स्वागत है आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आप लोग के सामने आज JCERT क्वेश्चन बैंक जो आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दिया है उसका इक्विलिब्रियम चैप्टर का सारा MCQs में कराने वाला हूं। ये वीडियो दो पार्ट में बनेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम चैप्टर का जो आपको JCERT का क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा वो दो पार्ट में आएगा आपका, है ना। एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो आज आपका फर्स्ट है ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसमें आपके ऑलमोस्ट 25 या 26 क्वेश्चंस होंगे, बाकी रेस्ट पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके क्वेश्चंस अच्छे खासे 4 से 5 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगेगा तो, और अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जितना लोग तक आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नियर है। आपको इस वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली देखने को पक्का मिलेगा, ये बात श्योर रहिए। या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, चलिए ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक, देखिए व्हाट विल बी द क्वेश्चन ये है, व्हाट डज इट इंडिकेट हैविंग हाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर कोई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत हाई है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल है सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं कराऊंगा, बल्कि उसका आंसर के रूट कॉज पे भी जाऊंगा, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर्स आपके पास अवेलेबल है। आपके JCERT क्वेश्चन बैंक में सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, आंसर भी दिया है, तो आंसर तो आप वहां से भी देख सकते हैं, मगर आप अप्रोच समझिए, रीजन समझिए। जैसे आपके सामने कोई रिएक्शन दिया है A, है ना, प्लस B C प्लस D। आपको पता है A और B हो गया आपका रिएक्टेंट्स, एंड C एंड D हो गया आपका प्रोडक्ट्स। मान लेते हैं ये सब गैसियस फेज में ही है ना, सब का सब किस फेज में है, गैसियस फेज में। तो हम लोग अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं Kc, तो इसका फॉर्मूला होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। हाँ, अगर सब में कोफिशिएंट भी इंक्लूडेड है, जैसे मान लिया यहाँ पे कोफिशिएंट आपका है स्मॉल a, यहाँ कोफिशिएंट है आपका स्मॉल b, यहाँ कोफिशिएंट है आपका स्मॉल c, और यहाँ कोफिशिएंट है स्मॉल d, तो जितने कोफिशिएंट है वो सभी पावर में आ जाएंगे, अर्थात यहाँ हो जाएंगे आपका पावर c, पावर d, पावर a, पावर b। ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको जस्ट एक थॉरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझा दिया। इसको कहा जाता है Kc, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक और चीज होता है, इसका नाम होता है Kp। मैं इसे भी समझा देता हूं Kp क्या होता है। Kc तब यूज करेंगे जब आपको कंसंट्रेशन टर्म यूज करना है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए आप अगर कंसंट्रेशन यूज करते हैं, C का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं तो आपको Kc लिखना है। लेकिन Kp कब लिखेंगे, जब आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में दिए हों। किस फेज में दिए हों, गैसियस फेज में। तो गैसियस फेज में आपको वहां पे पार्शियल प्रेशर यूज करना है। क्या यूज करना है, पार्शियल प्रेशर, है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर आपका कंसंट्रेशन में दिया हुआ हो तो आप Kc यूज करेंगे, लेकिन अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर आपका उसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि गैसियस फेज में दिया हुआ है, तब आपको कंसंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर यूज करना है। ये होता क्या है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ P। पार्शियल प्रेशर को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये होता है आपका, है ना। और जितने भी कोफिशिएंट हैं सब पावर में चले जाएंगे, यहाँ पावर C, यहाँ पावर D, यहाँ पावर A, यहाँ पावर B हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका Kc और ये हो गया Kp। इसको भी ध्यान रखिएगा, Kc Kp यही है। अब पहले क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो कि प्रूफ होता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में प्रूफ का कोई काम नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम MCQ बेस पर है। तो आप लिख सकते हैं Kp इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा n। ये होता है आपका, है ना, Kp इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा n, जहां पर डेल्टा n का मतलब होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, number of gaseous moles of product minus number of gaseous moles of reactant, gaseous moles of reactant। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भले ही ये यूजफुल ना हो, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये काम आएगा, Kp Kc उनका बीच का रिलेशन। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज इट इंडिकेट हैविंग हायर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, ये ज्यादा कब होगा, जब C और D ज्यादा होगा, और A और B क्या होगा, कम होगा। क्योंकि Kc किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो Kc कब ज्यादा होगा? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा अगर है, प्रोडक्ट अगर ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो Kc का वैल्यू अगर ज्यादा है तो समझिए रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है और रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिएक्शंस अकर फास्टर, यानी कि 1 का आंसर हो गया ए। क्यों? क्योंकि Kc जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, है ना। Kc ज्यादा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर अधिक हुआ तो समझ लीजिए रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा और रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट का ए। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रिएक्शन इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्वेश्चन ये है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया गया, मतलब अगर इसको इंक्रीज कर दिया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो घटेगा। नहीं, अगर आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट, मतलब देखिए, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज करेगा तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों में कोई बदलाव ना हो, उस जगह को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं करता है। तो अगर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज भी कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर फर्क नहीं पड़ेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, यानी कि रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा 2 का सी, है ना। 2 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेंस कांस्टेंट। ये हमेशा, चाहे आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए, चाहे आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो 2 का आंसर हो गया सी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फॉर द रिएक्शन H2 + Br2 2HBr द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय 0.04। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत फेमस होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहां क्या है। H2 + Br2 से बन रहा है 2HBr। यहां रिवर्सिबल साइन होना चाहिए था, है ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है कितना? 0.04। अब कह रहा है कि रिएक्शन को पूरी तरह से पलट दिया है, मतलब ये ऐसे हो गया है 2HBr से बन रहा है H2 + Br2, तो उसका Kc बराबर वॉट। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में, अगर रिएक्शन पलट जाता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको Kc डैश मान लीजिए, ये 1 बटा क्या हो जाएगा? Kc हो जाएगा। Kc का उल्टा हो जाएगा और 1 बटा Kc का मान कितना है? 0.04, है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 ऊपर गया, 25, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 25, यानी कि सी। 3 का आंसर क्या हो गया? सी। अगर रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पलट जाएगा। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 3/2 है तो बैकवर्ड का क्या हो जाएगा? 2/3। फॉरवर्ड का अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? 1/4। फॉरवर्ड का अगर 2/5 है तो रिवर्स का क्या हो जाएगा? 5/2। मतलब रिएक्शन क्या हो जाता है? पलट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम लोग, है ना। If the chemical reaction is AA + BB CC DD K equilibrium constant, then what will the equilibrium constant of? अच्छा देखिए यहां पर क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। यहां से भी आपका एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। ये है आपका एक फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगेन यहां पे आपको रिवर्सिबल साइन होना चाहिए था। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वैल्यू Kc का मान वो K दे रहा है। क्वेश्चन में अवेलेबल है कि Kc किसके बराबर है? K। अब कह रहा है कि सब में n से मल्टीप्लाई कर दिया गया। n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी, सब में n से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मतलब अब ये नहीं है, अब ये है, देखिए n into AA plus n into BB gives n into CC n into DD। ये है। अब कह रहा है कि इसका जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यानी कि Kc डैश, ये कितना होगा? ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो जरा सोचिए, आप ही सोचिए, अगर n से मल्टीप्लाई, जितना से मल्टीप्लाई आगे किया जाता है वो कहां चला जाता है? पावर में। आपने पढ़ा था ना अभी जस्ट, आपने क्या पढ़ा था? देखिए यहां पे, है ना, कि जो कोफिशिएंट होता है वो कहां जाता है? पावर में। तो अगर इसके पास पहले से कोफिशिएंट था ABCD, वो तो ठीक है, लेकिन n से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वो और ऊपर में पावर चला जाएगा। तो यानी कि जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, पुराना वाला क्या था? K, उसके पावर में, मतलब इसका K था पहले वाला, तो ये जितना से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जितना से आप मल्टीप्लाई किया वो और पावर में चल जाएगा, यानी कि ये पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? n, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा K⁴ n, यानी कि 4 का आंसर
सी हो जाएगा, k टू दी पावर n यानी कि 4 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने दो चीज आपको बताया, रिएक्शन अगर पलट गया तो इक्विलिब्रियम को उल्टा कर दीजिए, और अगर कुछ चीज से भी मल्टीप्लाई किया गया रिएक्शन में, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, जितना नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पावर हो जाएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो पावर 2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 5 नंबर फॉर द रिएक्शन ये दिया हुआ है कि अच्छा पूछ रहा है आर बोथ केपी एंड केसी आर इक्वल। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था। क्या है 2HBr, यहां गैस, इस बात को ध्यान रखिएगा, गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या Br2, ये भी क्या है आपका गैस, है ना। अब आपको पता है कि Kp इक्वल टू होता है KCRT का पावर डेल्टा n। मैंने यहां पर जब इक्वेशन लिखा था तो याद कीजिए यहां मैंने क्या लिखा था, है ना, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और यहां भी गैस था, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा गैस में होना चाहिए। ये जो डेल्टा n है, ये डेल्टा n का मतलब होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां तो सब का सब गैस है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है 1, और ये भी 1 प्लस 1 कितना 2, है ना। और रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स कितना है 2 माइनस 2 यानी कितना 0। अगर यहां गैस की जगह सॉलिड लिखा रहता तो इसको काउंट नहीं करते, सिर्फ इसको काउंट करते। यहां भी सॉलिड लिखा रहता तो इसको काउंट नहीं करते, केवल यहां जरूर देखिएगा ये कौन सा फेज है, कौन सा फेज है गैस, तो आपको काउंट करना है। अगर ये लिक्विड रहे, सॉलिड रहे तो काउंट नहीं करना है। हाँ, एक और केस में काउंट करना है, वो है एक्वस लगा रहे या गैस रहे तो काउंट करेंगे, सॉलिड लिक्विड में काउंट नहीं करेंगे। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्लास में दिया था, अभी एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाइए क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। तो डेल्टा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो Kp इक्वल टू KCRT का पावर कितना हो जाएगा 0, और कोई भी चीज का पावर 0 का मतलब 1, यानी कि Kp इक्वल टू क्या निकला Kc। मतलब इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc का वैल्यू बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या इस इक्वेशन के लिए Kp Kc इक्वल है, तो आपको लिखना पड़ेगा यस इक्वल है ना, यहां पर इक्वल है। ठीक, चलिए अगर इक्वल नहीं होता तो लिखते हैं नो। ठीक, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है CO2 प्लस C इक्वल टू 2CO, यहां पर लिखा है, देखिए CO2 गैस प्लस C सॉलिड से बन रहा है आपका 2CO गैस। यहां आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का इक्विलिब्रियम इसमें आएगा। तो सुनिए, अगर ये सभी आपका सेम फेज में होता, सेम फेज का मतलब सब का सब सॉलिड या सब का सब लिक्विड या सब का सब गैस, लेकिन यहां देखिए रिएक्टेंट आपका सॉलिड है, ये रिएक्टेंट आपका गैस है, यहां ये रिएक्टेंट आपका सॉलिड है और प्रोडक्ट गैस बन रहा है। तो सब सेम फेज में है कि अलग अलग फेज में है? अलग अलग फेज में है। ये ऑल आर, यहां लिखिएगा डिफरेंट फेज, ये सभी के सभी किस फेज में है? डिफरेंट फेज में है, और डिफरेंस फेज में है, इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम लेके आएगा उसका नाम होगा हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, है ना, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। यहां पर होमोजेनस इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा? हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 का बी। ठीक है, अगर सब सेम फेज में होता, गैस गैस गैस, तो होमोजेनस होता, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तो ये होमोजेनस होता, लेकिन डिफरेंट फेज है इसलिए क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, यानी कि छठा क्वेश्चन का आंसर बी। 7 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए, है ना। क्वेश्चन ये है कि इसमें Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा। अगेन वही क्वेश्चन है, देखिए, है ना, Ag2O, ये क्या है? सॉलिड। इसको जानना बहुत जरूरी है कि सॉलिड है कि लिक्विड। फिर क्या लिखा हुआ है? 2HNO3, ये क्या है भाई? एक्वस। एक्वस को काउंट करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? 2AgNO3, ये क्या है आपका सर? एक्वस, प्लस H2O, ये क्या है? लिक्विड। अब आपको पूछ रहा है कि इसमें Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा। मैंने आपको जस्ट बताया कि आप सिर्फ गैस और एक्वस को लिखेंगे, सॉलिड लिक्विड को नहीं लिखेंगे। तो ये लिखाएगा, कंसंट्रेशन भी इसको लिखाएगा और ये भी लिखाएगा, लेकिन ये और ये नहीं लिखाएगा क्योंकि ये सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड। तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है। Kc का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है बोलिए तो? AgNO3 कंसंट्रेशन बाई और क्या HNO3, ये भी लिखाएगा। और कोफिशिएंट कितना है? 2, यहां पावर 2। कोफिशिएंट कितना है? 2 पावर 2, ये लिखाएगा। लेकिन वाटर और सॉलिड Ag2O नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए ही सही है। तो 7 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। बाकी सब में देखिए आपको कहीं ना कहीं पावर में आपको गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा AgNO लिखा है, 3 छोड़ दिया है ना, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 8 क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान रखिएगा। Kc का जो वैल्यू है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, है ना। देखिए, एक वैल्यू होता है 10 का पावर -3 और एक का वैल्यू होता है 10 का पावर +3।
ठीक है। अब सुनिए, अगर Kc, तीन कंडीशन है, Kc का मान 10 का पावर माइनस 3 से कम हो तब, Kc का मान 10 का पावर माइनस 3 से कम हो तब, सॉरी प्लस माइनस 3 से कम हो और प्लस 3 से ज्यादा हो, एक ये, और एक होता है Kc का जो मान है 10 का पावर माइनस 3 से ज्यादा हो लेकिन 10 का पावर प्लस 3 से कम हो। देखिए तीन कंडीशन है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। देखिए क्या है, तीन कंडीशन को आप बढ़िया से समझिएगा। अगर 10 का पावर माइनस 3 से Kc का मान कम है तो ये एकदम प्रैक्टिकल डेटा है, इसको याद करना पड़ेगा। 10 का पावर माइनस 3 से अगर कम है तो समझिए रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्शन समझिए स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और इसमें रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं होगा तो क्या ज्यादा होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा? जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट ना ज्यादा होगा। तो इस जगह पर आपका रिएक्टेंट डोमिनेट्स, रिएक्टेंट क्या होगा, डोमिनेट करेगा। डोमिनेट का मतलब रिएक्शन का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर आपका Kc का मान 10 का पावर माइनस 3 से भी कम है, समझिए रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ है। अब जब चालू ही नहीं हुआ है तो सिर्फ बचे क्या रहेगा वहां पे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं रहेगा। तो रिएक्टेंट डोमिनेट। अगर 10 का पावर प्लस 3 से अधिक हो गया तो इस जगह पर प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, है ना। 10 का पावर प्लस 3 से अधिक है रिएक्टेंट, Kc का मान 10 का पावर 3 से भी ज्यादा, मतलब समझिए रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और जब कंप्लीट हो गया है तो कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट? ऑब्वियसली प्रोडक्ट। लेकिन अगर दोनों के बीच में रहेगा तो दोनों प्रेजेंट रहेगा, है ना, रिएक्टेंट भी रहेगा प्लस प्रोडक्ट रहेगा, दोनों रहेगा रिएक्शन के दौरान। और जब दोनों रहेगा तब यहां पर एक स्टेज आएगा जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। अगर Kc का मान -3, 10 का पावर -3 से ज्यादा और 10 का पावर +3 से कम हो तो समझिए रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर आ सकता है, यानी यहां पर दोनों रहेगा आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, 8 का आंसर हो जाएगा डी, है ना। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द रिएक्शन AA BB CC विच ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इज QC इज गिवन बाय। देखिए अब यहां पर एक टर्म आ गया QC। अब आपको लगेगा सर ये QC क्या है ना। सुनिए, आपने तो KC पढ़ा है सर, ये QC क्या है? तो सुनिए ध्यान से देखिएगा, QC और KC दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। QC और KC दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अभी अपने फॉर्मूला, जब QC का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो QC का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ C बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। पावर क्या हो जाएगा, C यहां D, यहां A, यहां B। अब बोलेंगे सर आप तो गजब बात करते हैं, ये QC तो अभी आपने इसको KC कहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अचानक से QC क्या हो गया सर? इसको कहा जाता है रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं। दोनों में फर्क ये है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखिए फॉर्मूला से आप नहीं पकड़ पाइएगा, दोनों में फर्क ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लोग बोलते हैं, केसी बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम पर होता है। किस स्टेज पर होता है, इक्विलिब्रियम। जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। और एक स्टेज आ जाए जब इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम का मतलब जिस रफ्तार से रिएक्शन आगे जा रहा है उसी रफ्तार से पीछे भी जा रहा है, तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा रिएक्शन में जो ना तो पूरी तरह से रिएक्शन आगे जा पाएगा और ना तो पूरी तरह से पीछे जा पाएगा, रिएक्शन बीच में अटक जाएगा। याद होगा तराजू वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, तराजू इस साइड भी शिफ्ट कर सकता है, इस साइड भी शिफ्ट कर सकता है, लेकिन अगर दोनों तरफ वेट बराबर कर दिया जाएगा तो तराजू बीच में स्टेबल हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उस स्टेबल जगह को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। तो उस इक्विलिब्रियम अवस्था पर प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट अगर आप निकालेंगे तो उसको केसी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर ही होता है वो, और कहीं नहीं होगा, वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पर ही। प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, केसी बोलेंगे। लेकिन रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है, या तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के इस साइड है, जैसे इक्विलिब्रियम यहां है और रिएक्शन यहां पर है या यहां पर है, इक्विलिब्रियम पर नहीं है, उस समय भी अगर आप प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट को निकालेंगे तो उसमें उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है ही नहीं। उस समय जो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट है उसको कहा जाएगा रिएक्शन कोशिएंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रिएक्शन कोशिएंट। इक्विलिब्रियम पर नहीं रहना चाहिए, तब रिएक्शन कोशिएंट बोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पर होता है, जबकि रिएक्शन कोशिएंट रिएक्शन किसी भी जगह पर हो सकता है। तो इसमें तीन बात याद रखिएगा, जिस पर आपका एक दो क्वेश्चंस और भी है कि अगर QC KC बराबर है तो समझ लीजिए रिएक्शन किस जगह पर है, इक्विलिब्रियम पर है। इसको भी ध्यान रखिए। अगर QC का मान KC से अधिक है तो समझिए, है ना, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, है ना,
रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और क्यूसी अगर अधिक है, केसी कम है, बेचारा केसी कम है, क्यूसी अधिक है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए। रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर लाने के रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। और अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है ना, तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। इस 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, ठीक है। सॉरी, ये 3 पॉइंट को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 पॉइंट, ठीक, क्लियर। तो यहां पर आपको ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या पहला बात क्या है कि क्यूसी केसी के बराबर हो गया तो रिएक्शन कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम। क्यूसी केसी का मान अधिक हो गया तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम पर आए, और क्यूसी केसी से कम हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ताकि इक्विलिब्रियम पर आए। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर क्यूसी केसी से अधिक हो गया तो क्या होगा, क्यूसी डिक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यूसी का मान घटेगा, है ना। क्यूसी अगर अधिक हो गया, क्यूसी अधिक है केसी से, तो क्यूसी को कम होना पड़ेगा ना, ताकि केसी के बराबर हो जाए, है ना। तो क्यूसी का मान घटते जाएगा और किसके कहां तक आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर आने के लिए क्यूसी का मान को घटना पड़ेगा, है ना। तो क्यूसी डिक्रीज करेगा और केसी के बराबर पहुंचना चाहेगा। जैसे मान लीजिए केसी है और ये क्यूसी है ना। तो क्यूसी केसी से बड़ा है, तो क्यूसी को केसी के बराबर पहुंचने के लिए या इक्विलिब्रियम पर आने के लिए इसका मान को घटना ना पड़ेगा, ये नीचे हाथ जाएगा तब ना इसके बराबर होगा। तो क्यूसी घटेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पर आ जाए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 10 का ए। 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए। एट इक्विलिब्रियम केसी इज, इक्विलिब्रियम पर केसी क्या होगा, बोलिए। अभी आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम पर केसी क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर केसी क्यूसी के बराबर होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट के बराबर होगा, इक्वल टू रिएक्शन कोएफिशिएंट। अभी आपने पढ़ा कि केसी का मान क्यूसी के बराबर होता है, कहां पर, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर दोनों इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज स्मॉलर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलिए, अभी आपने पढ़ा ना, तीनों पर क्वेश्चन है। देखिए, अगर केसी क्यूसी से कम है तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज, रिएक्शन कोएफिशिएंट रिमेन कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस कंटीन्यूअसली, रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस टिल केसी। बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी देखिए, मैंने हाथ यहां रखा था, क्यूसी को यहां रखा था। अब अगर मान लीजिए ये केसी है और क्यूसी यहां है, अभी ये केसी है, क्यूसी यहां था तो इसको घटना पड़ा था इक्विलिब्रियम पर आने के लिए, केसी के बराबर आने के लिए। अब केसी यहां है, क्यूसी यहां है, तो क्यूसी को केसी के बराबर आने के लिए क्यूसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, ताकि कहां तक आ जाए, केसी तक या इक्विलिब्रियम तक आ जाए। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट इंक्रीज करेगा कहां तक, केसी तक। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है, ये है, तो क्यूसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा टिल कहां, केसी तक। अगर ये अधिक होता तो ये डिक्रीज करता टिल कहां, केसी तक। केसी बोलेगा या इक्विलिब्रियम बोलेगा, ठीक है। चलिए, 12 भी हो गया आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है, देखिए, यहां तो बहुत आसान है। व्हाट विल द क्यू डिपिक्ट इन द रिएक्शन। आपको यहां लिखा हुआ है डेल्टा जी, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, प्लस RT ln Q, है ना। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में Q क्या बता रहा है, तो बस ये क्या बताएगा, बोलिए तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बताएगा। आपने तो पढ़ा था। और कुछ और बताता भी है क्या, ये नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट। कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं हम लोग। व्हाट हैपन व्हेन द रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताइए, दोनों अगर इक्विलिब्रियम इसके बराबर हो जाए, कितना क्वेश्चन क्यूसी और केसी पर था, दोनों बराबर हो जाए तब क्या होगा, है ना। तो क्या होगा, रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम, रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। बाकी तो कुछ होगा नहीं। अगर क्यूसी केसी का बराबर हो जाएगा, रिएक्शन कहां आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। सॉरी, इसमें मैं यहां लिख देता हूं, फिर से वही चीज आ गया, क्यूसी केसी बराबर हो गया तो रिएक्शन कहां पर आएगा, इक्विलिब्रियम। ही इस पर जस्ट एक क्वेश्चन था, फिर से एक क्वेश्चन इस पर अभी आ गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द केमिकल इक्वेशन TiCl4। ये ली चैटलर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ना। यहां पर एक इक्वेशन दिया हुआ है TiCl4 प्लस 2H2O, यहां भी रिवर्सिबल साइन होना चाहिए, TiO2 प्लस 4HCl। एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दिया है। इस रिएक्शन का सिर्फ एक डिमेरिट है कि इसमें फेज नहीं बताया, जबकि फेज बताना चाहिए था। ये होता है आपका सॉलिड फेज, ये तो लिक्विड होता ही है, ये भी होता है सॉलिड, और यहां जो HCl बनता है वो गैसियस फेज में बनता है। ये रिएक्शन का फेज बताना चाहिए था इसको। अब आपसे कह रहा है कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड व्हाट हैपन टू इक्विलिब्रियम। प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो यहां पर जो प्रिंसिपल काम करेगा उसका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, है ना। अब ये प्रिंसिपल क्या है सुनिएगा, है ना। पूरा प्रिंसिपल तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, प्रेशर का इफेक्ट मैं समझा देता हूं कि ली चैटलर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर किसी रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी है, उसमें अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता है, ठीक है। आपने क्लास में पढ़ा होगा। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं
प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, ये बात समझ लीजिए। प्रेशर इंक्रीज करिएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर, है ना, गैसियस मोल्स, है ना, गैसियस मोल्स इज लेस, है ना, बोलिए समझ में आया, है ना। अगर प्रेशर को बढ़ाइएगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर गैसियस मोल्स कम हो, है ना। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर गैसियस मोल कम हो, और घटाने पर उल्टा, प्रेशर घटाने पर किधर शिफ्ट करेगा, जिधर ज्यादा। तो आपको दोनों याद नहीं रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करेगा, है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर करेगा, ठीक, सॉरी, है ना। हाँ, तो अगर आपको ये चीज समझिएगा, है ना, ये चीज मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। क्या है मेन पॉइंट, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, जिधर गैसेस मोल्स कम हो। तो देखिए इधर आपका गैसेस मोल्स तो है ही नहीं, और इधर गैसेस मोल 4 है, ठीक है, इधर 4 है, तो प्रेशर बढ़ाइएगा तो किधर शिफ्ट करेगा, प्रोडक्ट साइड में कि रिएक्टेंट के साइड में, रिएक्टेंट के साइड में। क्यों, इधर गैसेस मोल 4 है, इधर एक भी नहीं है, यहां पर कोई मोल नहीं है गैस का, इधर 4 मोल है, तो इधर ना शिफ्ट करेगा, तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, इट मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि 15 का ए हो जाएगा। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि इधर 0 मोल है गैस का और इधर 4 मोल है गैस का, तो किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। 16 क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 16 क्या है, देखिए, इन द रिएक्शन H2 + Br2 2HBr व्हाट विल हैपन इफ देयर चेंज इन प्रेशर। बोलिए ये क्वेश्चन को आप बताइए, है ना। अगर आप H2 गैस, फिर से वही क्वेश्चन है, Br2 गैस से बन रहा है 2HBr गैस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज चेंज इन प्रेशर। इस रिएक्शन में आप देखिएगा गैसेस मोल इधर भी कितना है, 1 2 मोल गैस है, इधर भी देखिए कितना मोल है, 2 मोल गैस है, दोनों तरफ 2 मोल गैस है। अगर यहां पे प्रेशर को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, तो चूंकि दोनों तरफ बराबर गैसेस मोल है, आपने सोचे भी रहे होंगे कि सर अगर दोनों तरफ बराबर मोल हो तो तब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ये जो गैसेस मोल्स है आपका, दोनों तरफ क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, दोनों तरफ गैसेस मोल्स क्या है, इक्वल हो चुका है, इसलिए नो इफेक्ट ऑफ क्या होगा, प्रेशर होगा, सॉरी, है ना, नो इफेक्ट ऑफ क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ गैसेस मोल बराबर है, देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि 16 का सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। Which side does catalyst shift the equilibrium? याद रखिएगा कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कैटलिस्ट का काम ये होता है ना, कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हालांकि कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को घटाते भी हैं, लेकिन हम लोग जनरली इंक्रीज का ही बात करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो। तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे आपने भी पढ़ा, जैसे इस इक्वेशन में, है ना, जैसे ये सब इक्वेशन है, यहां मैंने अगर मान ली कोई कैटलिस्ट डाल दिया, यहां रिएक्शन में मैंने कोई कैटलिस्ट डाल दिया, तो क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा आगे या पीछे? नहीं। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाना। जैसे आप यहां कैटलिस्ट डालिएगा तो बेचारा कैटलिस्ट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि रिएक्शन को हमको स्पीड करना, कैटलिस्ट का एक ही काम है रिएक्शन को स्पीड करना, वो कंफ्यूज हो जाएगा रिएक्शन को आगे इंक्रीज करें कि पीछे इंक्रीज करें। क्यों? क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराने का औकात नहीं है उसका, सिर्फ वो स्पीड कर सकता है, शिफ्ट नहीं करा पाएगा। शिफ्ट कराने का काम होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, लेकिन कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता है, बट कैन नॉट चेंज, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम को ये चेंज नहीं कर सकता है ना। तो मैं क्या लिखा, डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा। लेफ्ट साइड राइट में, हाँ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। What will happen the position of equilibrium constant if concentration of one of the product is increased? बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपके सामने एक रिएक्शन है AA प्लस BB से बन रहा है CC और DD, है ना। अगर आपने देखिए, जब इक्विलिब्रियम पर होता है, इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन पर होता है तो दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो जाता है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, दोनों बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आपका, है ना, देखिए जरा से, तीन डायग्राम यहां पर बनेगा। ये है आपका रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एक स्टेज ये है और एक ये है, देखिए ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। यहां पर आप लिख दीजिए RP और यहां पे RP। देखिए यहां दोनों बराबर है तो समझिए रिएक्शन किस चीज पर है, इक्विलिब्रियम पर है। अगर प्रोडक्ट बढ़ा,
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिएगा, है ना, तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। क्यों? अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाइएगा तो ली चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है, ली चैटल प्रिंसिपल कहता है कि आप जो भी काम करेंगे उसको वो अंडू करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा। आप प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए बोलेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिएगा तो रिएक्शन खुद को प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। मतलब सिर्फ ऐसा हुआ ना, जैसे कि आप लोग को मैं बोलता हूं कि पढ़ाई करिए तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं, नहीं करिए तो तभी नहीं करते हैं, सॉरी तो ये एग्जांपल यहां नहीं बैठा, आप उल्टा काम करते हैं, सेम टू सेम वही है, जो काम बोलिएगा बच्चा वाला हाल है ना, वही वाला हाल है, उल्टा काम। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड, है ना। ये अगर ज्यादा हो गया, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया किससे, रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। और अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। ये इधर इसलिए शिफ्ट करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ेगा, ताकि वो वापस से इक्विलिब्रियम पर आ जाए। तो इस केस में अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा तो किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड, और इस केस में किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। तो यहां पर लिखा है इफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो किधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि बैकवर्ड, लेफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं हम लोग। CH3, हाँ ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप, CH3 है ना, यहां लिखा हुआ है, सॉरी यहां लिखा हुआ है CH3 COOH, है ना, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CS। यहां से आपके जो सवाल हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम के मिलने शुरू हो जाएंगे। अब तक आपने जो क्वेश्चंस देखे वो केमिकल इक्विलिब्रियम के थे, यहां से आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट शुरू हो जाते हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम बड़ा है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना, ये है। इस इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाएगा, तो देखिए यहां साफ दिख रहा है कि आपको आयंस बन रहा है, और जहां आयंस बनेगा उसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जहां आयंस बनेगा उसको कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, यहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 19 का ए, ठीक है, ए है ए, ठीक है, 19 का ए। आते हैं 20 क्वेश्चन नंबर पर। कैन नन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विद्युत अनापघट्य। आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आयंस में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस में टूट जाएंगे, जो आयंस में टूट जाएंगे, आयंस बनाएंगे, जैसे कि NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH ये इलेक्ट्रोलाइट है ना। जो भी एसिड बेस एंड सॉल्ट होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण, सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आयंस में टूट जाते हैं। और नन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, नन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में नहीं टूटते हैं, आयंस में नहीं टूटेंगे, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, C12H22O11, चीनी। अब देख रहे होंगे नमक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि चीनी आपका नन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो आयंस में टूट जाएंगे उससे करंट पास करेगा। जैसे आयन में टूट गया और आयंस का फ्लो होगा, आयंस का फ्लो होगा तो करंट पास करेगा। जो आयन में नहीं टूटेगा वहां आयंस का फ्लो नहीं होगा, आयंस का फ्लो नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा। ये तो क्लास 9-10 का कॉन्सेप्ट है कि आयन से ही करंट पास करता है, तो जो आयंस बनाएगा उसी से करंट पास करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करता है, जबकि नन इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास नहीं करता है। तो आपसे पूछा है क्या नन इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करवा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है, तो आंसर होगा नो, कभी नहीं पास करा पाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, What is the degree of dissociation for strong electrolyte, है ना। एक बात और है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अगर आपने 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस को पानी में डाला, उस 1 मोल में कितने मोल्स आयन में टूटे। 1 मोल में अगर मान लीजिए 90 मोल, 1 मोल में 0.9 मोल आयन में टूट गए, तो 0.9/1 को ही बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल आपने डाला, 0.9 टूटा, तो 0.9/1 को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आप इसको परसेंटेज भी निकालना चाहते हैं तो 100 से गुना कर दीजिएगा, 100 से गुना कर देगा तो 90% आएगा, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही हुआ। 1 मोल में अगर आपने 0.6 आयन में टूटा तो 0.6/1 को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयन में टूट जाता है, लगभग पूरी तरह से आयन में टूट जाता है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। 1 मोल आप डाले, पूरा 1 मोल आयन में टूट गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 100%, है ना। 100% बोलिए या 1 बोलिए, 100% को ही ना 1 बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 1 होता है या 100% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, है ना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 1। अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा रहता तो बोलते लेस देन 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे, लेस देन, और लेस देन 1 नहीं होता, वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, 1 से बहुत कम, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका 21, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका वैल्यू होता है
1 या फिर बोल सकते हैं आप 100%, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है, पूरी तरह से आयन में टूट जाता है इसलिए। 22 पर आते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साउंड एंड कंसंट्रेशन। एक बच्चा भी बता देगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन साउंड से कैसे डिपेंड करेगा, ये तो बचकाना सवाल हुआ है ना। साउंड कोई लेना देना नहीं है, साउंड का कोई लेना देना नहीं है किससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आयन में टूटने का बाद, और आयन में टूटने से भाई साउंड का क्या लेना देना होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23। HCl अब आता है, देखिए यहां से एसिड बेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और इससे क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। एसिड बेस, चाहे आर्हेनियस एसिड बेस से आए, चाहे लुईस एसिड बेस से आए, चाहे ब्रॉन्स्टन लॉरी से कंजुगेट एसिड बेस आए, लिख के ले लीजिए, इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि HCl कैसा एसिड है ना। तो आपको बचपन से पढ़े होंगे HCl वो सब्सटेंस है जिसको पानी में डालने के बाद H+ आयन में ये कन्वर्ट हो जाता है, और जो चीज को पानी में डालने के बाद H+ आयन में कन्वर्ट हो जाए उसको एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिड, ठीक है। तो आर्हेनियस, ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा कि जिस कंपाउंड को पानी में डालने के बाद H+ मिलेगा उसको एसिड कहेंगे, और जिस कंपाउंड को पानी में डालने के बाद OH- मिलेगा उसको बेस कहेंगे, ऐसा बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर्हेनियस, है ना। सीधा जानिए H+, है ना, H+ डोनर होता है वो क्या कहलाएगा, एसिड, और OH- डोनर जो होता है वो होता है बेस। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी जलीय विलीन होना चाहिए, ऐसा बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर्हेनियस। ये किसने बताया था, आर्हेनियस ने बताया था, ठीक है। ये कौन बताए थे, आर्हेनियस। तो बोलिए HCl क्या होगा, एसिड होगा आर्हेनियस के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 24, बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा अब। 24 है ना, ये लास्ट स्लाइड है बस। ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज क्या, देखिए आपने पढ़ा होगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टन लॉरी का, क्या था उसमें, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे HCl प्लस अमोनिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखिए, ठीक है। इसको अगर आप अमोनिया में डालिएगा तो ये HCl क्या करेगा, H+ देगा, H+ देगा, किसको देगा, NH3 को देगा। तो जैसे H+ दिया तो क्या बन गया, Cl-, और ये H+ जाके NH3 से चिपक जाएगा और बन जाएगा NH4+, क्या बन जाएगा, NH4+। HCl H+ दिया और NH3 उसका H+ लिया, ये H+ डोनर है, ये क्या है, H+ डोनर, और ये क्या है, H+ एक्सेप्टर, ठीक है। अब ब्रॉन्स्टन लॉरी का कहना था, आर्हेनियस से थोड़ा अलग थे। ब्रॉन्स्टन लॉरी का कहना था कि एसिड और बेस जो है पेयर में होते हैं, किस में होते हैं, पेयर। एसिड हमेशा H+ देगा और बेस हमेशा H+ लेगा। जैसे ये हाथ से मैं मारकर इस हाथ में फेंक रहा हूं तो ये हाथ एसिड होगा और ये हाथ क्या होगा, बेस, और ये मारकर होगा H+। H+ देने वाले को एसिड कहेंगे, H+ लेने वाले को बेस कहेंगे। H+ डोनर एसिड, H+ एक्सेप्टर बेस। तो ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया आपका क्या, बेस। और कोई भी एसिड अगर H+ दे देता है तो जो बच जाता है, बचा कुचा चीज को बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। तो एसिड से अगर आपने H+ निकाल लिया तो ये जो चीज बचा है इसको कहा जाएगा कंजुगेट बेस। किसका, कंजुगेट बेस किसका है, H+ का कंजुगेट बेस है, इसका कंजुगेट बेस है। और कोई बेस अगर H+ ले लेता है, कोई बेस अगर H+ ले लेता है, जो चीज बनता है उसको कहा जाएगा कंजुगेट एसिड। इसको क्या कहा जाएगा, कंजुगेट एसिड। बेस H+ लेने के बाद कंजुगेट एसिड बना देता है, एसिड H+ देने के बाद कंजुगेट बेस बना देता है। मतलब एसिड से बनेगा बेस, बेस से बनेगा एसिड। एसिड H+ दिया तो क्या बना, कंजुगेट बेस। बेस H+ लिया तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड, ठीक है। तो बताइए यहां पर, ये क्वेश्चन पर, इस पर एक क्वेश्चन और भी है इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक चीज और आप याद रखिएगा, ये है HCl, ये हो गया एसिड, और इसका कंजुगेट बेस कौन हुआ, बोले तो Cl-। हमेशा ध्यान रखिएगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो वीक है ना। तो आप बचपन से पढ़े होंगे कि HCl क्या है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े होंगे आप। तो Cl- हो गया इसका कंजुगेट बेस, है ना, और ये क्या होगा, वीक, है ना। उल्टा स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है। उल्टा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वीक कंजुगेट बेस, है ना, यानी कि 24 का बी हो जाएगा, ठीक है। 25 में हम लोग आते हैं। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस बेस। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया लुईस, है ना। लुईस का भी कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस के मुताबिक लोन पेयर, या फिर इसी को आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर, अच्छा पहले एक्सेप्टर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर,
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहेंगे एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहेंगे बेस, है ना। एक्सेप्टर, एसिड, डोनर, बेस। और ऐसे भी याद रखिए, देखिए ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, याद रहेगा। एक्सेप्टर एसिड, है ना, एक जैसा लग भी रहा है, एसी एसी है, सॉरी। और डोनर को क्या कहेंगे, बेस। जो लोन पेयर दे वो बेस और जो ले वो एसिड, है ना। तो आप बताइए, है ना, इनमें से कौन लुईस बेस है? तो जिसके पास लोन पेयर होगा वही ना। अब देखिए NH3 का फॉर्मूला होता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और उसके पास एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये किसी को अपना लोन पेयर दे सकता है और लोन पेयर देने वाले को क्या बोलते हैं, बेस। यानी कि अमोनिया लुईस बेस हो जाएगा। अमोनिया क्या हो जाएगा, लुईस बेस। इसका एग्जांपल यहां अमोनिया हो गया और इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं AlCl3 क्योंकि ये लोन पेयर लेता है ना। क्यों लेता है, बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े होंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 का A। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं 26 में, आइडेंटिफाई कंजुगेट पेयर। इसमें कंजुगेट पेयर आपको बताना है। क्वेश्चन शायद आपको इतना अच्छा से क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूं। देखिए अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, है ना, आपको बताना है कि कौन कंजुगेट, आइडेंटिफाई कंजुगेट पेयर। इसमें कंजुगेट पेयर बताना है। तो देखिए अमोनिया है आपके पास, यहां पर अमोनिया से NH4+ बना, ठीक है। तो अमोनिया क्या किया, H+ लिया, वाटर से H+ लिया, तो ये एक कंजुगेट पेयर हो जाएगा। और वाटर क्या किया, H+ दिया अमोनिया को। वाटर जब H+ अमोनिया को देगा, वाटर जब अमोनिया को देगा तो OH- बनेगा, तो ये भी कंजुगेट पेयर हुआ। तो दो कंजुगेट पेयर यहां पर दिख रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में, दो कंजुगेट पेयर मिल रहा है। कौन कौन, NH3 एंड NH4+। एक ये बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है ना, H2O एंड क्या, OH-। अब आप ऑप्शन पे देखिए कि इसमें कौन है। ऑप्शन है अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया वाटर कभी कंजुगेट एसिड बेस पेयर होगा, बिल्कुल नहीं। वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आयन, बिल्कुल सही, ये है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया और हाइड्रोक्साइड आयन, ये कभी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, नहीं। अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं। पहला था अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। सिर्फ एक आपको दिख रहा है, कौन कौन, अमोनिया और हाइड्रोक्साइड आयन, और एक और होगा अमोनिया एंड अमोनियम आयन, वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन तो भिड़ा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ठीक है, आपको मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, इसमें साफ साफ आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, थोड़ा सा इसमें इसको ये करना पड़ा, ठीक है, इसमें आंसर आपको दिख जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी मिल जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पार्ट 1 कंप्लीट। 26 क्वेश्चंस मैंने इसमें किए, बाकी नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही आपको मिल जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये 26 क्वेश्चंस को आपको एक साथ कोशिश किया है कराने का। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा स्पीड हो गया होगा, लेकिन माफ कीजिए, समय नहीं है, इतना ही स्पीड पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।